So hey guys, it's अथर प्रताप सिंह एंड यू आर वाचिंग लेट्स ब्रेनिफाई। सो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग, क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर। ये क्लास नाइन्थ का पहला चैप्टर है। ठीक, तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैटर्स के बारे में, जो हमारे आसपास जो भी मैटर है उनके बारे में। हम लोग उन मैटर्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे जो हम लोग के स्कूल में या कॉलेजेस में हो जाती है। ए भाई मैटर हो गया यार, चलो सॉल्व करते हैं। वो मैटर नहीं, यहाँ पे हम लोग वो मैटर पढ़ेंगे जो हमारे आसपास है, जिससे मैं बनाऊँ, तुम बने, ये मोबाइल लैपटॉप जो भी जैसे बने हैं, हम लोग उस मैटर के बारे में बात करेंगे। ठीक, तो इस चैप्टर में यही सब मैटर्स के बारे में है और उसके क्लासिफिकेशंस के बारे में है। ठीक है, तो हमारे सराउंडिंग में क्या क्या मैटर्स है उनके बारे में। लेकिन एक चीज़ जो मैटर नहीं है वो है सब्सक्राइब बटन, उसको दबा दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो दबा दो। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज मैटर? अब हम लोग मैटर देखते हैं होता क्या। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग that we can felt by any of our five senses and that is see feel smell, कुछ भी करें तो वो क्या होगा, हमारा मैटर होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें तो लेट अस सी सम एग्जांपल। जैसे कि कुछ भी हम लोग, कुछ भी जो भी तुम सोच लो, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ जाए वो सब मैटर है। फॉर एग्जांपल ये टेबल मैटर हो गई। ठीक है, ये मोबाइल फ़ोन जिससे आप देख रहे होंगे या लैपटॉप, ये सब क्या है, मैटर है। मैं मैटर हूँ। ठीक है, तुम भी मैटर से ही बने हुए हो। ठीक है, जितनी भी चीज़ें सब मैटर है। ठीक है, ये प्लेनेट मैटर से बना है। ठीक है, कुछ भी जो भी तुम सोच लो सब मैटर से बना है। तो भाई जो पूरी अर्थ या पूरा जो इन्वायरमेंट, पूरे जो स्पेस जो भी है वो सिर्फ दो चीज़ों से बना है। ठीक है, किन दो चीज़ों से बना है? मैटर, ठीक है, प्लस एनर्जी। इन दो चीज़ों से पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, हमारा पूरा ब्रह्मांड सिर्फ मैटर और एनर्जी से। जो चीज़ आप देख पा रहे हो, जैसे मैं, तुम, मोबाइल, टेबल, चेयर, कुर्सी, ये रोड, कुछ भी देख रहे हो, घर, ये सब मैटर है। लेकिन जो तुम कुछ चीज़ें नहीं देख सकते हो, जैसे लाइट है, लाइट एनर्जी, रेडिएशंस हैं, ये सब क्या है? ये सब एनर्जी के फॉर्म में है। ठीक है, ये साउंड एनर्जी हो गई, जो एनर्जी और मैटर से ही पूरा ब्रह्मांड हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो ये है, ये दो चीज़ों से पूरा हमारा सब कुछ बना हुआ है। अब हम लोग को एनर्जी के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है मैटर्स के बारे में। तो मैटर जैसा कि मैंने बताया, कुछ भी जो फील कर सको, सेंस कर सको, वो मैटर है। फॉर एग्जाम्पल एयर, एयर क्या है? मैटर है कि एनर्जी? वो मैटर है, क्योंकि तुम जब हवा चलती है तुम्हारे सेंसेस फील कर सकते हो, तुम्हारी स्किन पे जब लगती है तो तुम फील कर सकते हो, तो वो क्या है? एक मैटर है। ठीक है, उसी तरह अब क्लासिफिकेशन देखते हैं। ठीक है, तो देखो हमारे दो क्लासिफिकेशन, फिजिकल और केमिकल। अभी हम लोग को फिजिकल पढ़ना है, तो फिजिकल क्लासिफिकेशन तीन स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो मैटर्स है वो तीन स्टेट्स में प्रेजेंट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में। इन्हीं के बारे में हम अभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, फिजिकल नेचर देखते हैं हम लोग। ये फिजिकल नेचर, पार्टिकल इज मेड ऑफ मैटर, जितने भी पार्टिकल जो भी चीज़ है सब मैटर से बना हुआ। ठीक है, मैटर इज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस होता है, ये नहीं कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ पे। तो सपोज एग्जाम्पल कि आपका एक ये हाथ है। ठीक, तो हाथ में देखो, यहाँ पे भी जो मैटर, यहाँ पे भी, यहाँ पे हर हर एक पॉइंट में मैटर, तभी ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे है यहाँ नहीं है, या यहाँ पे यहाँ नहीं है। उसके बाद भी जैसे फिंगर टिप के बाद खत्म हो गया, तो इसके बाद भी एयर पार्टिकल्स हैं, वो भी मैटर है, तो इसलिए कॉन्टिन्यूस होता है मैटर। ठीक, पार्टिकल आर वेरी 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 स्मॉल एंटिटी, बहुत छोटे होते हैं। सपोज एक वाटर ड्रॉपलेट होता है, उसमें 10 to the power 22 पार्टिकल्स होते हैं, मतलब इतने कम, इतने छोटी पार्टिकल्स होते हैं कि आप नेक्ड आइज से तो देख ही नहीं सकते, माइक्रोस्कोप से भी, जो अच्छे माइक्रोस्कोप होते हैं उनसे आपको देखने को मिलेगा। ठीक, अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है मैटर की। मैटर्स हैव स्मॉल स्पेसेस बिटवीन देम, यानी उनके जो, तो क्या कहते हैं, जो मतलब बीच की जो जगहें होती, जो पार्टिकल्स उनके बीच में कुछ कुछ जगहें होती हैं। अब जैसे इसमें देखते हैं, गैसेज जो होती हैं उनके में थोड़ी ज़्यादा स्पेस होती है, लिक्विड में थोड़ी कम होती है, और सॉलिड में बहुत ही कम होती है। यानी सॉलिड में बहुत कम स्पेस होती है। सपोज करो कि ये है पार्टिकल, तो इनके बीच में अगर ये एयर है, तो एयर है तो इनके बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा होगा। लिक्विड है तो काफ़ी कम कम होगा, और सॉलिड में बहुत ही कम होगा। जैसा कि इस इन डायग्राम्स में देख सकते हो, सॉलिड में देखो कितने सारे बड़े बड़े गैप्स हैं, लिक्विड में भी है लेकिन बहुत छोटा छोटा, और ये एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, बहुत छोटा छोटा, बहुत कम कम इनके में स्पेस होती है। ठीक, पार्टिकल्स आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग, ये हमेशा मूवमेंट करते रहते हैं। देखो ये एयर पार्टिकल यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये लिक्विड आपने देखा होगा वो भी इधर उधर मूवमेंट। लेकिन जो सॉलिड होते हैं वो बहुत ही रेयर में, वो पार्टिकल्स मतलब वो मोशन करते नहीं, वो सिर्फ हल्का हल्का वाइब्रेट होते हैं। ठीक है, तो लेकिन तब भी मैटर कुछ ना कुछ मूवमेंट करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उस अट्रैक्शन को हम लोग कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, तो ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है, तो इसी तरह लिक्विड में भी है, सॉलिड में है। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो मैं बात कर रहा हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की,
जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो सबसे कम होती है इसमें सॉलिड गैसेस में, इसीलिए इनके में गैप बहुत ज़्यादा होता है। और लिक्विड में उससे थोड़ी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन गैसेस से ज़्यादा होता है, ठीक है। और सॉलिड में बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए वो लोग टाइटली पैक्ड होते हैं, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे ज़्यादा होता है इसमें सॉलिड में, उससे ज़्यादा उससे कम होता है लिक्विड में, और सबसे कम होता है गैसेस में। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ख़त्म। अब देखो हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर कितने स्टेट, जो अभी हमने पहले भी देखा था, हमारे स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस है, ठीक है। सॉलिड जो है वो टाइटली पैक्ड होता है, और लिक्विड थोड़ा कम टाइटली पैक्ड होता है, गैसेस काफ़ी ज़्यादा ही कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसलिए वो लोग काफ़ी कम, उनके में बहुत स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एग्जांपल जैसे रॉक हो गया सॉलिड का एग्जांपल, लिक्विड या वाटर हो गया लिक्विड का एग्जांपल, स्मोक हो गया गैस का एग्जांपल, ठीक है। तो स्टेट्स ऑफ मैटर इज बेसिक, वेरी बेसिक थिंग, ठीक। अब हम लोग इसमें कुछ देखते हैं डेफिनेट शेप डेफिनेट वॉल्यूम के बारे में, कि क्या है डेफिनेट वॉल्यूम, क्या है डेफिनेट शेप, किस में होता है डेफिनेट शेप, किस में नहीं होता है, ठीक। तो चलो देखते हैं। तो क्या लगता है सॉलिड में डेफिनेट शेप होगा या नहीं? जी बिल्कुल होता है। ध्यान से देखो, अगर आप आसपास कुछ भी सॉलिड है तो उसका शेप कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। आपका मोबाइल वहाँ रखा है, अगर रेक्टेंगल शेप में है तो रेक्टेंगल में ही, वो ओवल या सर्कल या पिघल के नीचे नहीं गिर गया, उसकी डेफिनेट शेप है, ठीक। वॉल्यूम भी डेफिनेट है, यानी अगर उसकी थिकनेस कुछ 5 mm 1 सेंटीमीटर है, अगर उसका लंबाई कुछ कुछ भी है 3 4 इंच, कुछ भी है, जो भी उसका वॉल्यूम है, तो उसी वॉल्यूम में है। ये नहीं उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा हो रहा है, उस एक कमरे में उसने वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई कर रखा है उतने में ही है, वो बढ़ ज़्यादा नहीं, कम ज़्यादा में नहीं हो रहा है, ठीक। लिक्विड का डेफिनेट शेप, लिक्विड के पास डेफिनेट शेप होता है? सोचिए और फिर आंसर दीजिए, मैं तब तक बताता हूँ। तो क्या होता है, लिक्विड में डेफिनेट नहीं होता है। अब बोलोगे ये कैसे? अरे सिंपल सी बात है, जब इसको तुम किसी भी कंटेनर में पोर करोगे वो उसी शेप का हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने ग्लास में पोर किया तो ग्लास के शेप का हो जाएगा, किसी कंटेनर में पोर किया तो कंटेनर का शेप का हो जाएगा, ठीक है। हाथ में ले लिए तो आपके चुल्लू के शेप का हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो इसमें आ जाता है, ठीक। तो इसलिए जो भी है उसको उसी के शेप में आ जाता है, इसका कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। डेफिनेट वॉल्यूम होता है जी, डेफिनेटली डेफिनेट वॉल्यूम होता है। क्यों? क्योंकि जैसे आपने 1 लीटर जो है पानी लिया और उसको आपने बॉटल में डाला, तो बॉटल के शेप का हो जाएगा, लेकिन पानी 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन अगर आपने उसको सेम चीज़ एक भगोने में या किसी कंटेनर में डाल दिया, वही 1 लीटर पानी, तो पानी का शेप कंटेनर जैसा हो जाएगा, लेकिन जो उसका वॉल्यूम है वो 1 ही लीटर रहेगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। अब गैसेज में ना ही डेफिनेट शेप होता है ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अब कहोगे ये कैसे है? इसका सिंपल सी बात है, क्योंकि ये बहुत कम होते हैं। तो इसका अगर हम ध्यान से देखें, अगर मान लो एक रूम है, लेट अस सपोज यहाँ 2 रूम है, ठीक। एक रूम में मैंने, यहाँ पे गैसेस पूरा फैल गई, यहाँ सब जगह गैसेस है पूरे रूम में, ठीक। अब ये पूरे रूम में गैसेस हैं, और फिर मैंने जो है इसी को कंप्रेस कर दिया, इस पार्टिकल को सब इसमें ले आया मैंने, ठीक। इस पार्टिकल को सबको कंप्रेस करके यहाँ पे ले आया, तो अभी इसका वॉल्यूम इस पूरे रूम के बराबर है, लेकिन इस जगह पे इस रूम का सिर्फ इतने हिस्से का वॉल्यूम है। यानी पहले इसका वॉल्यूम ये पूरा रूम था, अब सिर्फ ये पार्ट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं है। और शेप भी, ये इस रूम के शेप का है क्योंकि इस रूम में है, इस बॉक्स के शेप का है क्योंकि इस बॉक्स में है। इसको किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट में डाल दोगे तो इसका शेप उस शेप का हो जाएगा। तो इसलिए जो है ये कोई डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। तो ये 3 4 बातें हैं बेसिक सी, ये आप खुद ही इमेजिन, जैसे कभी ना समझ में आ रहा तो खुद ही इमेजिन करके देखो, एक सॉलिड उठाओ और सॉलिड में देखो क्या वो डेफिनेट शेप है उसका, क्या उसका डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो वो कुछ और होगा, लिक्विड होगा, सॉलिड गैस होगा, ठीक। अब रिजिडिटी के बारे में देखते हैं, क्या होती है रिजिडिटी। रिजिडिटी के बारे में देखते हैं हम लोग, ठीक। रिजिडिटी के बारे में देखते हैं। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू बी इन ओरिजिनल शेप इवन आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स। किसी भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने के बावजूद वो अगर उसी शेप में है तो उसको बोलेंगे रिजिडिटी, उस प्रॉपर्टी को रिजिडिटी बोलेंगे, और उस ऑब्जेक्ट को रिजिड बोलेंगे। तो जो पार्टिकल्स होते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर टू बी इन ओरिजिनल शेप, उसी शेप में, जैसे सपोज करो मैंने एक ये जो कोई भी कंटेनर लिया या कुछ भी, सपोज करो मोबाइल लिया मैंने, उसको कंप्रेस कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो दब नहीं रहा है, तो इसका मतलब वो रिजिड है, वो हार्ड है, वो अपने ओरिजिनल शेप में है। तो उसकी उस रिजिडिटी की जो प्रॉपर्टी होगी, उस रिजिड ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी होगी उसके ओरिजिनल शेप में रहने की, उसे हम लोग रिजिडिटी कहते हैं, ठीक। अब डिफ्यूजन देखते हैं। डिफ्यूजन क्या होगा? इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन, ठीक है। तो
इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इन ऑन देयर ओन, खुद से एक दूसरे में मिक्स होने को हम लोग डिफ्यूजन कहते हैं। क्या जैसे डिफ्यूजन, फॉर एग्जांपल आपने कोई अगरबत्ती किसी रूम में अगरबत्ती जला दी, ठीक, अब वो अगरबत्ती के जो धुआं है वो पूरे कमरे में फैल गया, आपस में मिक्स हो गया, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, डिफ्यूजन। ठीक है, या फिर आपने पानी में कुछ डाल दिया, एक दूसरे में मिक्स हो गया, तो वो होगा डिफ्यूजन, एक दूसरे में मिक्स होना, एक दूसरे में आपस में मिक्स होना। ठीक है, तो देखते हैं किसके अंदर क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सॉलिड के अंदर। तो सॉलिड के अंदर डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज जी बिल्कुल होती हैं अभी हमने पढ़ा है, अगर वो डेफिनेट शेप है इसका मतलब डेफिनेट बाउंड्रीज होंगी ज़रूर। रिजिडिटी बिल्कुल होती है, अगर तुम सॉलिड को कंप्रेस कर रहे हो, दबा रहे हो, तो उसका ओरिजिनल शेप मेंटेन रहता है। ठीक है, डिफ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि उसका जो एक पार्टिकल है, लेट सपोज ये है पेन, अब इस पेन का जो है, अगर मैं इस पार्टिकल को यहाँ लाने की कोशिश करूँ तो नहीं आ रहा है, वो यहीं पे है, ये पार्टिकल इधर नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये रिजिड है और ये सॉलिड है, तो ये डिफ्यूजन नहीं कर रहा है कि इसका ये पार्टिकल इसी पॉइंट पे है, ये सड़क के इधर नहीं आ रहा है, तो ये इसमें डिफ्यूजन नहीं होता है। लिक्विड में देखेंगे, लिक्विड में डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती हैं, सिंपल सी बात है, रिजिडिटी नहीं होती है, डिफ्यूजन होता है। क्यों होता है डिफ्यूजन? अब जैसे सपोज करो वाटर रखो, वाटर को ऐसे हिला दो, तो देखोगे तुम एक पार्टिकल दूसरी जगह जाएगा, दूसरा तीसरी जगह, मतलब एक दूसरे में इंटरमिक्स हो रहा है आपस में ही। ठीक, तो उसे कहते हैं हम लोग डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक, तो ये लिक्विड में होता है। गैस में भी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज नहीं होती है, रिजिडिटी नहीं होती है, लेकिन डिफ्यूजन होता है। जैसे कि अभी एग्जांपल दिया मैंने अगरबत्ती वाला, या कुछ भी धुआं वाला चीज़ है, धुआं उठा और वो आपस में मिक्स हो रहा है एक दूसरे में, वो कहीं वहाँ जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, एक दूसरे में मिक्स हो रहा है, उसे इंटरमिक्सिंग जो होता है उसी को डिफ्यूजन कहते हैं, और वो गैसेस और लिक्विड में होती है। होप आप लोग को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई, क्या चीज़ रिजिड होती है, क्या चीज़ डिफ्यूजिबल होती है, क्या रिजिड और किसकी डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है। ठीक, अब एक टर्म आता है डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, पहले तो डेंसिटी का थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं। तो जो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है। ठीक, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे ज़्यादा जो डेंसिटी होती है सॉलिड की होती है, फिर लिक्विड की होती है, और फिर गैस की होती है। ठीक, सॉलिड की अगर हम देखें, एक वॉल्यूम फिक्स कर दें, सपोज करते हैं हम एक क्यूब लेते हैं 1 सेंटीमीटर का, उसके अंदर सॉलिड भर देते हैं, तो सिंपल सी बात है सॉलिड का मास ज़्यादा होगा, तो उस मास के कारण उसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी। उसमें लिक्विड भर देंगे उसी क्यूब में, लिक्विड का मास थोड़ा कम होगा, तो इसलिए उसकी डेंसिटी कम होगी। और उसी में अगर गैस भर दें, तो गैस को तुम चाहे जितना भी भर सकते हो, लेकिन उसी वॉल्यूम में अगर हम भर दें तो गैस का मास उतना नहीं होगा जितना सॉलिड या लिक्विड का होगा, तो वो उसका डेंसिटी सबसे कम हो जाएगी। ठीक, अब डेंसिटी ऐसे मेजर कर सकते हो कि कौन सा आइटम कितना टाइटली पैक्ड है, उस हिसाब से आप बता सकते हैं कि वो उसकी डेंसिटी कितनी है। तो सॉलिड देखो सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड होता है, इसलिए उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। जिसके पार्टिकल पास पास जितने पास पास होंगे उसकी डेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक, तो इसीलिए सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज़्यादा, फिर लिक्विड की, और फिर गैस की। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब कुछ अदर स्टेट्स हैं, मैटर के कुछ अदर स्टेट्स हमने पढ़ा, ये मतलब ह्यूमन मेड टाइप के कह लो। ये है प्लाज्मा, जो कि दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल, मतलब बहुत एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि इस वक्त आप हैं, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए शायद आप एक्साइटेड हैं, अगर एक्साइटेड हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हो जाए यार, अभी एग्जाम आने वाले हैं। ठीक, तो प्लाज्मा ये सुपर एक्साइटेड और सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, एकदम खूब तेज, एक दूसरे में रैंडम मोशन बहुत होता है इन लोग में। ठीक है, और ये इतने एनर्जी देते हैं कि उससे क्या कहते हैं, हमारी एनर्जी, लाइट एनर्जी रिलीज होने लगती है। तो देखो उसको हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, फ्लोरोसेंट ट्यूब, जो ट्यूब लाइट होती है, या न्यून बल्ब होता है, उन सब जगह हम लोग यूज़ करते हैं इसको एज अ कॉम्पोनेंट उसके अंदर, जिससे वो लाइट प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो बहुत एनर्जेटिक पार्टिकल्स होते हैं। तो बस इतना से इसमें याद करना है कि दिस स्टेट कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स। इसके ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं है आप लोग को। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट ये भी सेम ऐसा ही, इट इज़ फाउंड व्हेन देयर इज वेरी लो डेंसिटी एंड सुपर लो टेम्परेचर, मतलब जब बहुत कम डेंसिटी होगी और बहुत कम क्या कहते हैं टेम्परेचर होगा, तो उस जगह पे हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनेगा। ठीक है, इतनी सी बात है, इतनी सी बात है, हमें तुमसे सब्सक्राइब चाहिए, सॉरी बैड जोक। ठीक है, तो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, ये है लो टेम्परेचर और लो डेंसिटी पे जो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाएगा। ठीक, अब हम देखते हैं, कैन मैटर चेंज इज स्टेट, क्या मैटर अपना स्टेट चेंज कर सकता है, सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, कुछ भी हो सकता है। तो उसका आंसर या उत्तर है यस। लेकिन हमारा एक सवाल आता है, हाउ, कैसे वो लोग स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो उसके कुछ तरीके हैं, बाय चेंजिंग इट्स टेम्परेचर या फिर बाय चेंजिंग इट्स प्रेशर। तो मैं बेसिक हमें ध्यान देना है टेम्परेचर वाले पे, तो या तो टेम्परेचर चेंज हो जाए उसका, या तो उसका प्रेशर चेंज कर दें। तो अगर टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, और प्रेशर चेंज करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आइए देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर के इफेक्ट से क्या क्या होते हैं, जैसे मेल्टिंग,
मेल्टिंग आपने पहले भी कभी ना कभी सुना ही होगा, हो सकता है छोटी क्लासेस में सुना हो या ऐसे ही कहीं सुना हो कि ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है या कुछ भी आइस मेल्ट हो रही है, तो वो सब क्या है, मेल्टिंग। तो क्या होता है, द प्रोसेस इन विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑल्सो नोन एज फ्यूजन। ठीक है। तो जो प्रोसेस, किस चीज़ का प्रोसेस, कि सॉलिड जो है वो मेल्ट हो गया लिक्विड में, किस प्रोसेस, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे किस मतलब उसका प्रेशर हम लोग कोई कम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ टेम्परेचर जो है हम लोग बढ़ा घटा रहे हैं। उसके कारण जो मेल्ट हो जा रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड सॉलिड से लिक्विड में चला जा रहा है उसका स्टेट, उसे हम लोग कहते हैं मेल्टिंग या फिर फ्यूजन। एग्जाम्पल, मेल्टिंग ऑफ आइस। अगर आप आइस फ्रिज से निकाल के बाहर रखते हैं तो बाहर का टेम्परेचर फ्रिज के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, इसलिए वो गलने लगता है यानी मेल्ट होने लगता है, तो वो एक एग्जाम्पल होगा किसका, मेल्टिंग का। ठीक है। अब एक चीज़ आती है यहाँ पे, टर्म, नई टर्म, नया चीज़ आता है यहाँ पे, जो कि है लेटेंट हीट ऑफ, स्टार नहीं बन रहा है मुझसे लेकिन चलो समझ जाओ। ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, amount of heat energy required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, किसी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर अगर हम 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, उसमें जितनी एनर्जी हमें देनी पड़ रही है, जितनी हीट हमें देनी पड़ रही है, उसे कहते हैं हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। क्या मतलब है कि अगर 1 किलो हमने सपोज एक कंटेनर में 1 किलो सॉलिड लिया और उसको हीट एनर्जी प्रोवाइड करना शुरू किया, तो हीट एनर्जी जहाँ से जो प्रोवाइड कर रहे हैं उसको हम लोग देख रहे हैं कितनी हीट जा रही है, कितनी हीट एनर्जी जा रही है, उस एनर्जी को काउंट कर लेंगे हम लोग, या जान लेंगे कितना हीट हमने दिया उसको मेजर कर लेंगे। और जब वो टोटली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, 1 किलो सॉलिड अगर एक जो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो कितना एनर्जी उसको लगी देने में, जो हम मेजर कर रहे थे, कितनी हीट एनर्जी लगी, उस एनर्जी को हम लोग कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है। होप आप लोग को समझ में आ गई होगी, ये डेफिनेशन मस्त याद कर लेना। फ्रीजिंग, मेल्टिंग का अपोजिट फ्रीजिंग। ठीक है। द प्रोसेस इन विच लिक्विड फ्रीज टू बिकम सॉलिड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ऑल्सो नोन एज सॉलिडिफिकेशन। क्या होता है, एक प्रोसेस जिसमें एक लिक्विड जो है वो फ्रीज हो जाता है सॉलिड में। ठीक है। अभी हमने देखा सॉलिड से लिक्विड में आया, अब देख रहे हैं लिक्विड से सॉलिड में आ रहा है। तो लिक्विड से जब सॉलिड में जाएगा, उसे हम लोग कहेंगे फ्रीजिंग। जैसे हम लोग क्या करते हैं, आइस क्यूब आइस ट्रे में लगा के आइस आइस ट्रे में पानी भर देते हैं, फिर उसको फ्रिज में रख देते हैं और वो अपने आप जम जाता है, तो वो क्या हुआ, लिक्विड से सॉलिड में ट्रांसफर हो गया, यानी वो फ्रीज हो गया। उसे कहते हैं, जैसे एग्जांपल देखते हैं, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, या कुछ भी फ्रीज कर दो, कुछ भी है, आप कोल्ड ड्रिंक लाओ, कोल्ड ड्रिंक फ्रीज कर दो, सब जो भी लिक्विड से अगर सॉलिड में ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है, उसे हम लोग फ्रीजिंग कहेंगे। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं बॉइलिंग, सब एक दूसरे से रिलेटेड है। बॉइलिंग क्या होता है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंजेस इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं चेंज कर रहे हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर के ही प्रेशर पे दे रहे हैं, मतलब उसमें कोई प्रेशर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, बट हम लोग उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। हीट दे रहे हैं, उस हीट के कारण वो, जब वो लिक्विड से सॉरी गैस सॉलिड से लिक्विड से गैस में ट्रांसफर हो जाएगा, उसे कहते हैं बॉइलिंग। तो हमने क्या पढ़ा, सॉलिड से लिक्विड में गया, उसे कहते हैं हम लोग मेल्टिंग, और जब लिक्विड से गैस में जा रहा है उसे कहते हैं बॉइलिंग। ठीक है। तो एग्जांपल, बॉइलिंग ऑफ वाटर, कुछ भी बॉयल करोगे तो जब भाप निकलने लगता है तो वो क्या, बॉइलिंग शुरू हो गई उसकी। वो किसमें, तो जो वाटर है H2O, वो वाटर लिक्विड, वो वाटर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक। अब यहाँ पे देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट जैसा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था, उसी तरह लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। इसमें क्या है कि 1 किलो, यहाँ पे 1 किलो ही है, लीटर नहीं, 1 किलो लिक्विड को जब हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे चेंज करवा देंगे गैस के फॉर्म में, तो उसे कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है। बेसिक था, सिंपल सी डेफिनेशन है। ठीक है। अब देखते हैं सब्लिमेशन, ये कुछ मजेदार है, देखते हैं क्या है। द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैसेस स्टेट ऑन हीट एंड वाइस वर्सा ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। ठीक है। क्या मतलब है कि एक वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड डायरेक्टली गैस बन जाए, लिक्विड में ना है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए बिना लिक्विड स्टेट में जाए हुए, उसे कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, उसे कहते हैं हम लोग सब्लिमेशन। ठीक है। तो एग्जांपल है नेपथलीन बॉल। नेपथलीन बॉल आप जानते हैं, जो आपने घर में कभी देखे होंगे कि ऐसे छोटी छोटी गोलियां होंगी, फिनाइल गोली कहते हैं, फिनाइल की गोली, उसको जब रखते हैं उसको क्या होता है, वो उससे हमारी स्मेल जो है थोड़ी अच्छी बनी रहती है। या फिर कभी देखा है कि उसको हमने रख दिया, गायब हो जाती है, बट कहीं पे लिक्विड जैसा कुछ नहीं आता है, क्यों, क्योंकि वो सबलाइम हो गई, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन गई, इसलिए उसमें कोई मतलब लिक्विड वाला पार्ट आता ही नहीं है। या फिर आपने कपूर देखा होगा, कपूर, वो भी रखे रखे उड़ जाता है, उड़ने का मतलब है वो सबलाइम हो जाता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस बन जाता है। ठीक। तो होप आप लोग को सब्लिमेशन क्लियर होगा। अब ये इंटर कन्वर्जन है, कैसे क्या होता है, तो देखो, सॉलिड से लिक्विड मेल्टिंग, लिक्विड से सॉलिड फ्रीजिंग।
ठीक है। गैस से लिक्विड कंडेंसेशन, लिक्विड से गैस इवापोरेशन, सॉलिड से गैस सब्लिमेशन और उसका उल्टा डिपोजिशन। ठीक है, तो ये बेसिक्स है, इसको पॉज करके एक बार देख लो। अब देखते हैं इवापोरेशन। अब इवापोरेशन क्या होता है, बॉइलिंग और इवापोरेशन में अंतर क्या होता है, अभी देखते हैं। द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये तो कुछ बढ़िया सा लग रहा है। इसका कहने का मतलब है कि इवापोरेशन वो चीज़ है, द फिनोमेना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब उसके बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने से पहले ही अगर उसको वेपर में बन गया तो उसे कहते हैं हम लोग इवापोरेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें कि जो वाटर है, लेट अस सपोज वाटर है, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट, उसको हम बीपी कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, वो अगर 100 डिग्री, अगर नहीं मतलब 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है, लेकिन अगर वो उससे पहले ही मान लो 65 डिग्री सेल्सियस में ही वो इवापोरेट हो गया, ठीक है, या कुछ भी 80 डिग्री सेल्सियस पे या 45 डिग्री सेल्सियस, किसी भी सेल्सियस, लेकिन 100 से कम टेम्परेचर पे अगर वो वेपर बन गया तो उसे हम लोग कहते हैं, इवापोरेशन। ठीक है, तो अब आप लोग को ये चीज़ क्लियर होगी कि इवापोरेशन क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट के पहुंचने से पहले ही अगर वो किसी पहले ही टेम्परेचर से अगर वो इवापोरेट हो गया तो उसे कहते हैं हम लोग इवापोरेशन। ठीक है, वेपराइज हो गया तो उसे कहते हैं इवापोरेशन। अब कुछ फैक्टर अफेक्टिंग इवापोरेशन, सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, इंक्रीज इन स्पीड ऑफ विंड, नेचर ऑफ लिक्विड, इन सब पे डिपेंड करता है। ठीक है, सरफेस एरिया, जैसे सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो सिंपल सी बात है ऊपर उड़ने का उसका वो ज़्यादा होगा। ठीक है, कि समझ रहे हो ना, मतलब सरफेस एरिया कम होगा तो उसके पास हीट कम पड़ेगी तो वो कम ट्रांसफर होगा। सपोज करो आप किसी भी चीज़ को जब गर्माओगे, ठीक है, तो अगर उसको छोटे से एकदम पतले से कंटेनर में गर्माओगे तो उसको पूरा उड़ने में टाइम लगेगा, लेकिन वही अगर बड़े भगोने में गर्माओगे तो उसको वेपराइज होने में कम टाइम लगेगा। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाओगे, सिंपल सी बात है, जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपराइजेशन उतना बढ़ेगा। ह्यूमिडिटी डिक्रीज करोगे या फिर विंड की स्पीड बढ़ाओगे तो उसमें से निकलने का जो वो है प्रक्रिया वो तेज हो जाएगी। ठीक है, लिक्विड के नेचर में, अब लिक्विड की डेंसिटी कम है तो जल्दी इवापोरेट होगा, लिक्विड की डेंसिटी बहुत है तो कम मतलब देर में इवापोरेट होगा। ठीक, अब देखते हैं हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन है, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग। एक मिनट वीडियो पॉज करो और सोचो कि कैसे हो सकता है। ठीक है, होप आप लोग ने देखा होगा अभी। अब देखते हैं, ड्यूरिंग इवापोरेशन ओनली द लिक्विड पार्टिकल हैविंग हाई काइनेटिक एनर्जी लीव द सरफेस ऑफ द लिक्विड एंड गेट कन्वर्टेड इनटू वेपर्स। एज अ रिजल्ट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिमेनिंग पार्टिकल ऑफ लिक्विड डिक्रीजेज एंड हेंस टेम्परेचर फॉल्स। ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा है। अब सुनो होता क्या है। सपोज करिए ये लिक्विड है इसमें, ठीक। अब इसमें क्या है, जो सबसे ऊपर वाला है, ये सबसे ऊपर वाली जो परत है, उसमें क्या होता है, उसके वेपर निकलने लगते हैं। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी तेज होती है। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी इसकी काफ़ी तेज होती है। तो कैसे तेज होती है, नीचे वाले टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर ले लेता है। ठीक है, नीचे वाले लिक्विड से ऊपर टेम्परेचर ले लेता है, इसके कारण इसकी काइनेटिक एनर्जी तेज हो जाती है और ये वेपर बन के उड़ जाते हैं सब। ठीक है, तो जब नीचे वाले से हीट ले लिया है तो उसके चक्कर में जो नीचे पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। और जब उसका टेम्परेचर कम हो जाता है तो जब हम उसको टच करते हैं तो थोड़ा ठंडा लगता है। गॉट इट। क्या होता है, फिर से एक बार सुनो, कि जब एक लिक्विड रखा है, कुछ भी रखा है, तो उसके ऊपर के जो सबसे ऊपर वाला सरफेस होता है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, उसका काइनेटिक एनर्जी हाई हो जाता है, वो नीचे से हीट ले लेता है और ऊपर उड़ने लगता है। तो जब नीचे से हीट ले लेगा तो नीचे का टेम्परेचर ऑब्वियस सी बात है कम हो जाएगा, इसके कारण वो थोड़ा कूलिंग का इफेक्ट देता है। ठीक, अब देखते हैं, लिखा है वाई डू वी वियर कॉटन क्लोथ्स। ठीक, समर में हम लोग कॉटन क्लोथ्स क्यों पहनते हैं। Since cotton is good absorber of water, so it absorbs sweat and it exposes it to air due to increase in surface area. Absorbs sweat evaporates by absorbing heat energy from the body. अब क्या होता है, हम लोग जब पहनते हैं, क्या जैसे सपोज करो हमने कॉटन शर्ट पहनी, ठीक, तो क्या होता है जब हम लोग दौड़े या कुछ भी किए तो हम लोग का जो स्वेट निकला, अब स्वेट जो है, कॉटन जो है एक अच्छा एब्जॉर्बर है वाटर का, तो हम लोग का स्वेट जो है वो अब्जॉर्ब कर लेगा और पूरी शर्ट में फैल जाएगा। और शर्ट में फैलने से जो उसका सरफेस एरिया बढ़ गया, और सरफेस एरिया बढ़ गया तो उससे क्या होता है कि जो हमारा, जब हमारे जो शरीर के अंदर जो हीट है उसको वो एब्जॉर्ब करेगा स्वेट, और हमारे शर्ट से उड़ जाएगा, इवापोरेट हो जाएगा। तो जो हमारे हीट अंदर से, हमारे पाम से, हमारे हैंड से, स्किन से जब हीट लेगा तो हम लोग के अंदर का टेम्परेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो जाएगा, तो उससे हमें थोड़ा ठंडा ठंडा लगता है। समझ में आया नहीं यार, फिर से सुनो। क्या होता है कि सपोज करो मैंने एक शर्ट पहनी, उसमें स्वेट एब्जॉर्ब हो गया। अब स्वेट एब्जॉर्ब करने के बाद वो स्वेट बाहर निकल रहा है, ठीक है, हम लोग के अंदर की हीट लेके वो बाहर की तरफ निकल रहा है। तो जब बाहर की तरफ निकल रहा है तो जो हम लोग के अंदर से हीट ले रहा है उसके कारण जो हम लोग के बॉडी टेम्परेचर है थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, तो हमें ठंडा ठंडा महसूस होता है। ठीक, इतनी सी बात है, इसको एक बार डेफिनेशन फिर से देख लो तो शायद और क्लियर हो जाए। वाई डू वी सी वाटर ड्रॉप्स ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द ग्लास कंटेनर।
कंटेनिंग आइस कोल्ड वाटर। तो आइस कोल्ड वाटर रख दो, जैसे सपोज करो हमने ठंडी में गर्मी में पानी निकाला और मैंने उसमें फ्रिज से पानी डाला, तो उसके बाहर जो है ड्रॉपलेट, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। वो क्यों आ जाते हैं? तो द रीजन इज दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद कोल्ड surface loses energy and get condensed and get converted into liquid droplets। ठीक है, वो क्या होता है, जब ठंडा पानी हम बाहर रखते हैं तो जो आसपास का एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, जो आसपास का इधर जो एटमॉस्फेयर होता है थोड़ा सा इधर इधर आसपास, उसकी क्या होती है, एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, वो ठंडा होने लगता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, क्योंकि आसपास ठंडी बढ़ गई है, तो ठंडी बढ़ गई तो वो हीट ले लेता है अपने अंदर। तो हीट लेने के कारण जो आसपास के पार्टिकल है उनका जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम हो जाती है, वो चिपक जाते हैं इस ग्लास में, और बाहर जो है छोटे छोटे बाहर जो है छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना लेते हैं। ठीक है, चिपक जाते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये क्या एक प्रकार से हमारा क्या हो गया, ये हो गया कंडेंसेशन, हमारा कंडेंसेट हो गया, जो बाहर वेपर था, जो वाटर वेपर था वो कंडेंस होकर वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अब इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। थैंक यू। सॉरी। देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे खत्म हुआ चैप्टर, ये वन शॉट था, पूरा वीडियो खत्म हो चुका है, पूरा एकदम कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। काफ़ी छोटा सा क्रिस्प क्रिस्प सा वीडियो है, तो इसमें सब क्लियर हो गया। इसकी मैं पीडीएफ भी लिंक नीचे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप लोग इससे पहले जाएं, ये सब्सक्राइब करके जाएं। मस्त आपको और आगे कंटेंट मिलेगा, मजा आएगा। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।